नमस्कार। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, आप इन्हें जानते ही हैं और इनकी अदाकारी से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। लेकिन एक पक्ष और उनका है, वो है अपनी कविताएं पढ़ने का। देश के नामी जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं को अपने अंदाज में बहुत ही खूबसूरती से पढ़ते हैं और निश्चित ही वो सभी को पसंद आती है। तो यशपाल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं जस्ट ज़िंदगी विद प्रिंस में। यशपाल जी से हम मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी तक जितने भी काम आपने किए हैं, अपने फिल्मी करियर की बात कर लें और भी थिएटर की बात कर लें, तमाम जो आपके क्रिएटिव वर्क हैं अद्भुत है और लोग हमेशा आपको प्यार करते हैं अपने काम को लेकर। बहुत सारे पक्ष आपके व्यक्तित्व और एक कलाकार के बतौर जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि एक कलाकार के बतौर बहुत सारे आयाम आप एक साथ लेकर किस प्रकार चलते हैं? जी, मैं क्योंकि ऐसे आम इंटरव्यूज़ तो मेरे बहुत हो चुके हैं, तो मैं ये वाला जो आपका इंटरव्यू है, तो मैं सोचता हूँ उसको कविता को ही समर्पित करते हैं। और मैं इसमें जाना चाहूँगा अपने स्कूल टाइम में, जहाँ मैं कवि सम्मेलन देखा करता था। वहाँ हिसार में कटला रामलीला में बहुत कवि सम्मेलन होते थे, सीएवी स्कूल में भी। और बड़े बड़े कवि, राष्ट्रीय कवि आते थे। मतलब शरद जोशी को सुना है मैंने, हरिओम पंवार को सुना है मैंने, सुरेंद्र शर्मा को सुना है, राजेंद्र राजन को सुना है, कुंवर बेचैन को सुना है, और भी कई लंबी लिस्ट है, और ओम प्रकाश आदित्य को सुना है। वहाँ मैंने सब लोगों को सुना है। तो उस वक्त जो सुनता था मैं, मुझे बड़ा शौक़ था, बड़ा मज़ा आता था मुझे सुनने में, और मैं उनको रिसाइट करता था, याद कर लेता था। और मेरी जो कविता में मुझे पहला गोल्ड मेडल जो मिला कॉलेज में, वो फर्स्ट प्राइज़ मिला, वो भी इन्हीं कविताओं में से एक कविता का मिला था। तो मैं बड़ा ही खुशकिस्मत रहा कि कवि सम्मेलन, आजकल तो ऐसे कवि सम्मेलन ख़त्म हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, और डिजिटल ज़्यादा हो गया है। मतलब टीवी पे और ये मोबाइल पे, जो यूट्यूब पे, उस पे तो इतना वायरल हो जाते हैं कि वो जो लाइव सुनने का जो मज़ा था वो ख़त्म सा ही हो गया है। तो मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ एक डॉक्टर राजेंद्र राजन कवि थे, हैं, उनकी एक हास्य कविता। वो हास्य कवि थे, तो हास्य में ही सुनाते थे। उनकी एक लंबी कविता है जो मैं कॉलेज में, जिसमें फर्स्ट आया था, वो तो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, लंबी है। लेकिन उनकी 4 लाइनें थोड़ी सी सुना देता हूँ, जो जो उनका स्टाइल था, या जिस तरीके से वो बोलते थे, हूबहू करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं नकल में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कविता का मज़ा उसी स्टाइल में है। वो कहते थे ऐसे कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया। मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी अजीब विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा, बेवकूफ़, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। तो ऐसी एक कविता थी उनकी, उनका स्टाइल ऐसा था। एक मेरे बड़े फेमस, और अभी उनकी डेथ हो गई, 1 साल हुआ, बहुत ही मेरे चहेते, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और कुंवर बेचैन, जिनकी कविताएं पूरे जग जाहिर हैं, सब अगर आप यूट्यूब में भी सुनना चाहें तो बहुत है। कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजग बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया फुहारों के छींटे। तुम भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तो ये कुंवर बेचैन का स्टाइल था, थोड़ा नेज़ल गाते थे इस कविता को खासकर।
एक अंदाज की यहाँ बात करूँ, इतने बहुत ही बखूबी उनके अंदाज में आप उन्हीं की कविताओं को सुना रहे हैं और फिर पूरी कंठस्थ है आपको। जैसे आपने बताया कि कॉलेज के समय से ही आप इस तरह से कवि सम्मेलनों में जाते थे और बड़े शौकीन थे कविताओं सुनने के, साहित्य मंचों के। कैसे कर पाते हैं, मतलब इतना विविधता के साथ हर एक कवि के अंदाज को कॉपी कर लेना? हाँ, मुझे एक्टरों की कॉपी करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कवियों की करता हूँ। और ना ही मैं किसी एक्टर से इतना प्रभावित होता हूँ कि उनको कॉपी करूँ, और वो कॉपी करना अच्छी बात भी नहीं है। उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे कुछ लीड ले सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं हम, लेकिन कॉपी करने से हमारी ओरिजिनलिटी जाती है और फिर यशपाल यशपाल नहीं रहेगा अगर मैं कॉपी करूँगा। तो इसलिए यशपाल को यशपाल ही रहने दें, इसीलिए मैं कवियों को कॉपी करता हूँ, ताकि मैं उसको एक्टिंग में तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए कम से कम परफॉर्मेंस में कहीं, क्योंकि ये साहित्यिक चीज़ें हैं, साहित्य है, लिटरेचर है। तो लिटरेचर को अलग अलग कवियों के लिटरेचर को कैसे पहुँचाऊँ, बस यही इच्छा रहती है मेरी मंचों पर। तो उसके बाद एक कवि डॉक्टर उर्मिलेश हैं। डॉक्टर उर्मिलेश बदायूं से थे, उनकी डेथ हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनको मैं याद करता हूँ कि उनका बड़ा ही कमाल था, मतलब कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे। मान भी जा तू उनके शहर में न जाओ, मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, आईने आप लेकर किधर जाएंगे, आईने आप लेकर किधर जाएंगे। ये उनका स्टाइल था और बड़ा मज़ेदार स्टाइल था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कवियों की अगर हम बात करूं तो बहुत सारे कवियों को आपने सुना है और उनकी कविताओं को भी आप मंचों से भी सुनाते हैं। एक बतौर कलाकार, बतौर एक्टर, आपको लगता है कि खुद को भी परिष्कृत करती है अंदर से ये कविताएं, उनका साहित्य? बिल्कुल करती हैं, प्रेरित भी करती हैं, आपके अंदर आग भी फूंकती हैं। जैसे अभी मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको जो मेरे अंदर बहुत ताकत बनी मेरे लिए। हो सकता है आज आउटडेटेड हो गई हो, पता नहीं, सामयिक होगी या कंटेम्प्रेरी होगी या नहीं, लेकिन उस वक्त मैं छोटा था और मुझे बहुत प्रेरित करती थी और मेरे अंदर एक आग भरती थी। कवियों के लिए है ये कविता, कवियों के लिए है, और कवियों को, लेखकों को एक बता सुनाती है कि उनसे सवाल कर रहे हैं जी। कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, तुम न अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं, गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहाँ, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहाँ, तुम वहाँ कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो।
भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। और अंत में देश के युवाओं को ये 4 लाइन है कि जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों। उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही काव्यात्मक भाव जो आपके देखने को मिलते हैं कि एक ऐसी छवि अभिनेता की जो कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिकाएं करते रहें और विभिन्न अलग अलग भूमिकाओं में अपनी एक छाप छोड़ी, लेकिन एक कविता को जब वो अपने कंठ से गाते हैं तो निश्चित ही कवि ही लगते हैं। भले ही वो कविताएं आपकी नहीं हो, लेकिन भाव जिन कवियों के हैं, जिन कवियों के शब्द हैं, उनको हूबहू वैसे ही पिरोकर अपने अंदाज में जब आप कहते हैं तो निश्चित ही सुनने वाले, आपके चाहने वालों को एक नया रूप यशपाल शर्मा जी का देखने को मिलता है। एक आखिरी कविता जो आपको हमेशा प्रेरित भी करती है, जैसे अभी आपने बताया कि पिछली कविता आपके अंदर एक ओज जगाती है और कहीं ना कहीं एक लड़ने की हिम्मत पैदा करती है, लेकिन एक ऐसी कविता जो निश्चित ही जीवन में एक दिशा देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखने का नज़रिया देती है। ये एक ओम प्रकाश आदित्य की कविता है। और ये कविता मुझे क्या, मैं आमिर खान और पूरी लगान टीम को, अंग्रेज़ों को भी सुनाता था जब, तो उन्हें भी मज़ा आता था। इसकी लय ताल ही कुछ ऐसी है कि अंग्रेज़ लोग भी बहुत एंजॉय, उन्हें शब्द समझ में नहीं आते थे पर बड़ा मज़ा आता था सुन करके। कुछ है, कुछ तो है इसमें, तो वो क्या है अभी देखते हैं। ओम प्रकाश आदित्य की कविता है कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे तुम। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होकर क्या तीर मार लोगे तुम। कि हेयर कटिंग करवाओ मत प्राण प्यारी, कहीं काले नाग नाई को न फण मार दे। हिरण से नयनों को ज़्यादा न नचाया करो, कोई छैला सिंह हिरणों को न पछाड़ दे। कि नंगा सिर लिए ऐसे खुले में न घूमा करो, मांग है सीमांत शत्रु झंडा ही न गाड़ दे। चंद्रमुखी मुझे डर है कि तेरे मुख पर अमेरिका अंतरिक्ष यान न उतार दे। कि हसीना के मुख पे पसीना यूं छलकता है, तारे निकले हूँ जैसे पूनम के मून में। सेंटे की सुगंध से तो शीत की लहर चली, मन ये मसूरी गया तन देहरादून में। कि मच्छरे सी हंस कर मछली सी फंस कर, यौवन को कस कर चुस्त पतलून में। ऊन सा बदन लिए नून में चली हो गोरी, जनवरी जा रही हो जैसे कोई जून में। कि बाली सी उम्र तेरी पतली कमर, तेरी कमर ये है कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं। कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि गाल गोल गोल तेरे अंग्रेजी बोल, तेरे कंठ पे तेरे मैं अंग्रेजी बैंड लिख दूं। के भारत में तन तेरा, लंदन में मन तेरा, गोरी तेरे मुख पे मैं इंग्लैंड लिख दूं। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा बथा लेकर अपने ही मन में। के गली गली ढूंढा मैंने नगर नगर में, के बन में न मिला मुझे मिला उपवन में। कि टीले पर चढ़कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। के कई दिनों से लापता है गधा मेरा दिल्ली में, के ढूंढने आया हूँ उसे संसद भवन में।
एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा चुपचाप बैठ जाइए। अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के कहा इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। कि चित्रगुप्त ने कहा यमराज महाराज इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए। 5 साल में जो इन्होंने कर्म किए उसको बताने में 50 साल चाहिए। कि हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ, उमंग ही न लगी हो तो व्यंग ही तू कस दे। कि धन नहीं मांगता सुमन नहीं मांगता मैं, नहीं चाहता तो मुझे यश के कलश दे। कि गागा के सुनाई मैंने तुम्हें कविताएं भाई, भूल हुई अब न सुनाऊंगा बकस दे। पर फूस सा तू मुँह लिए भूस सा पड़ा है तू, अरे मन हुस एक बार जरा हंस दे। कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर कहो, आया हूँ तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। 8 बरसों के बाद मंच पे चढ़ा हूँ मैं, 8 लंबे लंबे गीत गा के ही हटूंगा मैं। अरे हास्य नहीं सुनते कविता नहीं गुनते हो, कविता है क्या आज बता के हटूंगा मैं। देखने में ढीला हूँ पर बहुत हठीला हूँ मैं, एक एक श्रोता को हिला के ही हटूंगा मैं। कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। कि तालियां न पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा, दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। एक छोकरी बोली क्या फसाद कर जाएगा, तो मैं बोला गाते गाते यहीं मर जाऊंगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुरीला अंदाज। वैसे तो समय बहुत चाहिए आपको सुनने के लिए, घंटों कम पड़ जाएं, और मंच पर आप सुनाते हैं तो निश्चित ही तालियों की गड़गड़ाहट कभी रुकती नहीं है। बतौर कलाकार तो सभी जानते हैं, लेकिन एक आयाम आपके जीवन में ये भी है कि आप कविताएं इतनी बढ़िया उम्दा सुनाते हैं। उन कवियों और साहित्यकारों के अंदाज में जो निश्चित ही दिल को छूती है, और आप जब दिल को छूते हैं तो फिर लंबे समय तक राज करते हैं। बहुत कुछ चाहिए समय आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इतनी ही बात से और इतनी कविताओं से बहुत मन प्रसन्न है आपकी, और निश्चित ही सभी को, हमारे दर्शकों को भी आपकी कविताएं पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, ये विशेष गुजारिश हमारी पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। थैंक यू। जस्ट जिंदगी।